Hi there and welcome to this video of English grammar. आज की वीडियो में हम इंग्लिश ग्रामर पढ़ेंगे और वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर दैट इज़ टेंस. तो आज की वीडियो में हम टेंस पढ़ने जा रहे हैं, ठीक ना. और अगेन टेंस सब लोग पढ़े होते हैं, सबको पढ़ाया जाता है, सब पढ़ते हैं. टेंस पढ़ना ज़रूरी है, चाहे वो वॉइस हो, सिंटैक्स मतलब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो, या नरेशन मतलब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच हो, एरर करेक्शन हो, हर जगह टेंस का एलिमेंट होता ही है. तो टेंस एक बहुत ही मेजर टॉपिक है और इंटीग्रेटेड है, अलग अलग टॉपिक के अंदर आता है ये. और अगेन इट्स वेरी बेसिक टॉपिक, ये बहुत बेसिक टॉपिक भी है, तो इसकी अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है. लेकिन जब हम टेंस के बारे में बात करते हैं तो हमें थमा दिया जाता है स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्या पता नहीं, आई माई सब डोंट नो. और फिर कहा जाता है कि देखो ये प्रेजेंट टेंस है, ये पास्ट है, ये फ्यूचर है, इसका 4 टाइप है. फिर इन चारों टाइप में देखो ये 8 9 में स्ट्रक्चर है, इसको याद कर लो, यही टेंस हो गया. एंड इवन दोज टीचर हु क्लेम टू बी द बेस्ट इन देयर फील्ड, दैट इज़ द सेम वे, लाइक दे हैव बंच ऑफ structures and they throw one by one on you and they expect you to memorize them and all that. So simply when we talk about tense, we are actually talking about structures, and that is actually a bad thing. So in this video I'm going to do the same thing, teaching you tense, but my way of teaching will be entirely different. I'm not going to give you any structure at all. Believe me when I say that I'm not going to give you any structure at all. Instead I'll talk to you and I'll make you understand the things that lead to the understanding of tense. No structure, no memorizing, nothing. It will be completely based on let's say analogy, like. ठीक, तो इस वीडियो में हम टेंस को पूरी तरह से कवर कर रहे होंगे, एक भी स्ट्रक्चर मैं आपको नहीं पढ़ा रहूँगा. और इस वीडियो के एंड तक अगर बने रहे, जिन चीज़ों को मैं समझाता हूँ उन चीज़ों को आप समझें. बहुत बेसिक चीज़ समझाऊँगा, बहुत तोप नहीं मैं समझा दूँगा, ठीक है. और जिन चीज़ों को मैं जैसे समझा रहा हूँ आप वैसे ही समझें, और जैसे मैं लॉजिकली बोलूँगा कनेक्ट करने के लिए वैसे कनेक्ट कर पाएँ. तो मैं इस बात की 100% गारंटी लेता हूँ. 100%, व्हेन आई से 100%, इट इज़ एक्चुअली 100%. इस बात की मैं 100% गारंटी लेता हूँ कि आपको टेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कभी नहीं होगा, ठीक है. और आप उनसे बेटर रहोगे जो लोग स्ट्रक्चर से या बहुत बड़े बड़े, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, बड़े बड़े टीचर से पढ़ करके आएँ, ठीक है. ठीक है, ये आपको ये तरीका किसी ग्रामर बुक में नहीं मिलेगा. क्यों? क्योंकि इट्स एक्चुअली काइंड ऑफ इन्फ्रेंस. मैंने खुद अलग अलग बुक्स को पढ़ करके इन्फर करके ये चीज़ें डेवलप की. हाँ, इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि ग्रामेटिकल नहीं है, तो मैं यहाँ पे आपको ग्रामर की समझ दे रहा हूँ, न कि ग्रामर के रूल्स स्ट्रक्चर रेगुलेशन पढ़ा रहा हूँ. आपको रूल्स रेगुलेशन हर जगह मिल जाएंगे. मैं आपको समझ दे रहा हूँ, बेसिक अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूँ, फिर आप उस समझ को रूल पे अप्लाई कर लो, ख़त्म. ठीक है ना. चलिए शुरू करते हैं. जिस तरह से मैं आपको पढ़ाऊँगा वैसे ही पढ़ना है, जैसे तरह सोचने के लिए कहूँगा वैसे ही सोचना है, और जिन जिन चीज़ों को मैं कहूँगा वही काम आपको करना है. जैसे कहूँगा सोचना वैसे ही करना है. लास्ट में आप देखो कि आपको हर टेंस आ गया है, कोई स्ट्रक्चर नहीं याद है आपको, ठीक है, लेकिन आप सारा टेंस समझ रहे हो. ठीक, चलिए आगे चलते हैं. इसका PDF जो है आपको मिल जाएगा यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड करने का. बाकी आप बीच में खुद का भी रोक करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या रोक करके खुद का नोट्स बना सकते हो. मैंने इसमें अपने तरह से नोट्स बनाया, हो सकता है आपको अलग तरह समझ में आए तो आप अलग तरह से मतलब रोक करके खुद का नोट्स बना लिया. इस वीडियो को 1 बार 2 बार देख लो, आप समझ में आ जाएगा. दूसरी वीडियो भी मैं बना रखा हूँ ग्रामर का, जो कि आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, इंग्लिश ग्रामर फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. फ्यूचर में भी वीडियोज़ आएंगी, तो कनेक्टेड रहें. अगर आपको ग्रामर समझ करके पढ़ना है, तब रट करके पढ़ना है, स्ट्रक्चर से पढ़ना है, तो बहुत सारे चैनल है, आप वहाँ पढ़ सकते हो. मैं ये नहीं कहता कि आप मेरे चैनल से पढ़ो, ठीक है. चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहले है, एज यू कैन सी कि यहाँ पे मैंने लिख रखा है कि द सिंपलेस्ट वे पॉसिबल विदाउट मेमोराइजिंग एनी स्ट्रक्चर, एंड वी आर गोइंग टू डू दिस. हम लोग सिंपलेस्ट वे में पढ़ रहे होंगे बिना किसी स्ट्रक्चर को रटे रटाए, ठीक. चलिए शुरू करते हैं. सबसे हम तो ये सब जानते हैं, बच्चा जानता है, कुछ बच्चे ये भी नहीं जानते एक्चुअली. प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस. टेंस टोटल 3 होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर. लेकिन जब आप और ज़्यादा थोड़ा सा डीप ग्रामर पढ़ोगे, डीप इन सेंस कि थोड़ा सा हायर एकेडमिक लेवल वाले, तो वहाँ बताया जाएगा कि हमारे पास टेंस 2 ही हैं, एक प्रेजेंट है, एक पास्ट है. फ्यूचर टेंस को वो लोग मॉडल में रख देते हैं, जैसे हमारे पास कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, नीड, डेयर, ये है ना, उसी तरह ये मॉडल में फ्यूचर टेंस को रख देते हैं. ये आपको टेंशन नहीं लेना, आपको सीधे टेंस 3 लेना है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, ठीक है. अब सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि ये टेंस हम क्यों पढ़ रहे होते हैं, ठीक है. टेंस हम क्यों पढ़ रहे होते हैं. देखिए, टेंस और एस्पेक्ट ये 2 चीज़ें हैं जो कि कनेक्टेड रहती हैं. टेंस हमको ये बताता है टाइम, ठीक है.
टेंस हमको टाइम, हालांकि टाइम टेंस अलग है, थोड़ा सा इसमें फ़र्क है, लेकिन थोड़ी देर के लिए मैं आपको समझाने की था ना। टेंस हमको ये बताता है कि कोई काम अभी वाले टाइम में हुआ, या इससे पहले वाले टाइम में हुआ, या इससे आने वाले टाइम में होगा। ठीक है, जैसे बात किया जाए कि 2017 में एक मूवी आई, एक मूवी इस साल आई है, एक मूवी 2026 में आएगी। तो ये प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर का एक फ्रेम होगा। ठीक, एस्पेक्ट क्या होता है? एस्पेक्ट हमको ये बताता है कि जिस काम का बात किया जा रहा है उसका स्टेटस क्या है। स्टेटस क्या है? कंप्लीशन हो गया, यानी वो काम कंप्लीट हो गया, कि अभी तक चल ही रहा है, या अभी जस्ट कंप्लीट हुआ, या बार बार होता है। ठीक, जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं वीडियो अभी बना रहा हूँ तो ये काम अभी कंप्लीट नहीं हुआ, ये कंटिन्यू है। ठीक, मैं अभी ब्रश कर चुका हूँ, ठीक, कल भी करूँगा, परसों भी किया था, तो ये बार बार हो रहा है। ठीक है, मैं अभी जस्ट छत पर गया था और वहाँ पर कुछ पौधों में पानी डाला। ठीक, तो ये अभी काम किया है मैंने, लेकिन ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, कल जो है मैं लाइब्रेरी गया था, वहाँ जाकर के कुछ MCQs ट्राई किए, तो ये काम कंप्लीट हो गया। हाँ, तो इन चीज़ों को हम एस्पेक्ट कहते हैं। ठीक है, कि काम कंप्लीट हो गया या नहीं हुआ, चल रहा है या नहीं चल रहा है, बार बार होता है क्या, तो ये एस्पेक्ट कहलाता है। ठीक बात है, तो एस्पेक्ट क्या हो गया आप जान गए। टेंस तो आप जानते हैं 3 टेंस होता है। ठीक, अब जो सबसे ज़रूरी चीज़ हमको ये समझना है कि वर्ब ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस का वर्ब टेल्स अस अबाउट द टेंस, कि कोई भी सेंटेंस अगर है आपके पास उसका मीनिंग होगा। कोई भी सेंटेंस बिना वर्ब के नहीं बन सकता है। ठीक है, जैसे अगर कोई सेंटेंस लिया जाए आई एम ईटिंग अ मैंगो, तो यहाँ पे अगर आप सबको हटा दोगे फिर भी चलेगा, सेंटेंस का कुछ मीनिंग निकलेगा, आई एम ईटिंग करो फिर मिलेगा। लेकिन अगर सिर्फ वर्ब को आप हटा दो, वर्ब को, तो सेंटेंस मीनिंगलेस हो जाएगा। यानी कि सेंटेंस का जो मेन कंपोनेंट होता है वो वर्ब होता है। ये बात आप समझ रहे होंगे, आसान चीज़ है। सेंटेंस का मेन कंपोनेंट वर्ब होता है। ठीक है भैया, सेंटेंस का मेन कंपोनेंट वर्ब होता है। अब वर्ब ही हमको सारा चीज़ बताता है, सारा चीज़, टेंस से लेकर के दूसरा चीज़। ठीक, वर्ब हमको बताएगा क्या, टेंस के बारे में बताएगा। किसका टेंस भैया? सेंटेंस का टेंस। यानी इससे एक बात पता चला, अब जैसे हम ये देखते हैं कि अगर इस घर में किसका चलता है भाई, तो इस बंदे का चलता है, तो हम उसी से जाकर के बात कर रहे होते हैं, किसका चलता है, इससे बात करेंगे, काम बन जाएगा। इसी तरह जब हम ये देख रहे हैं कि एक सेंटेंस में टेंस के बिना काम नहीं बनेगा, टेंस चाहिए, टेंस चाहिए, टेंस है। ठीक, और टेंस का ही चलता है, टेंस मेन होता है, तो हमको कोई काम करना है तो हम किससे जाकर के अप्रोच करें? टेंस को, वर्ब को ही ना। ठीक, तो मतलब क्या हुआ कि हमको वर्ब के साथ काम करना पड़ेगा। जी ठीक है, तो वर्ब के साथ काम करना पड़ेगा, यानी वर्ब पे हम कमांड कर लेंगे, हमारा टेंस क्लियर हो जाएगा। ठीक बात, आसान, इसमें कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ कष्ट पीड़ा दुख नहीं। आगे चलते हैं, तो वर्ब पे अब हम चलते हैं भैया। देखिए, यानी कि वर्ब हमको बताएगा टेंस के बारे में। ठीक है, अब वर्ब को अलग अलग तरह से डिवाइड किया गया है, कैटेगराइज किया गया है अलग अलग टाइप में। 2 है, एक हम ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब कह देते हैं, और एक मेन वर्ब कह देते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब जैसे इज़, आर, एम, वॉज, वर, हैज़, हैव, ये सब ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब है। अब मेन वर्ब में आप देखते होंगे जैसे ईट है, स्लीप है, वेंट है, प्लेड है, यानी कि वो वाला जिसका 5 फॉर्म होता है, गो, वेंट, गॉन, प्ले, प्लेड, प्लेड, स्लीप, स्लीप, स्लीपिंग, स्लीप्स, ये सब। तो ये सब मेन वर्ब है। ठीक है भाई, अब मेन वर्ब को भी हम अलग अलग टाइप में बांटते हैं, जैसे ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वर्ब वैसे होते हैं जिनको एक ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, यानी जिसमें एक्शन का इफेक्ट किसी और पे पड़ता है। इनट्रांजिट ठीक इसको अपोजिट होता है, जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए होता है। जैसे हम बोलते हैं आई ईट ए मैंगो, ईट का इफेक्ट मैंगो पर जाए, लेकिन आई स्लीप नहीं, आई स्लीप का क्या बनेंगे, आई स्लीप ए नाइट, ऐसा नहीं हो सकता ना, स्लीप का इफेक्ट किसी पर नहीं जा रहा है। तो ये इनट्रांजिटिव वर्ब हो गया। इसलिए रेगुलर और इरेगुलर वर्ब, वैसे वर्ब जिसमें ईडी लग जाते हैं, ठीक, उसको हम रेगुलर वर्ब बोलते हैं। जैसे प्ले, प्लेड, प्लेड, डांस, डांस, डांस। ठीक, ईडी लग गया, ईडी लग के थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म बन गया, तो वो रेगुलर वर्ब हो गया। और जिसमें ईडी लग के सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म नहीं बना सकते, जैसे गो, वेंट, गॉन, सिंग, सैंग, संग, स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट, कट, 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 पुट, 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 शट, शट, शट। ठीक, तो ये सब क्या होता है, हमारा इरेगुलर होता है। खैर ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बेसिक चीज़ है, आपको लोअर क्लास में पढ़ा होना चाहिए, लेकिन फिर मैं एक बार रिवाइज कर दिया। ठीक, तो वर्ब 2 तरह के हमने देखे, ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। अब मैं आगे चल करके ऑक्सिलरी वर्ब ही, मतलब यही टर्म यूज़ कर रहा हूँ, ऑक्सिलरी वर्ब। हेल्पिंग वर्ब बोलने की मुझे आदत नहीं है, इसीलिए मैं ऑक्सिलरी वर्ब बोल रहा हूँ। अगर आपको हेल्पिंग वर्ब की आदत है तो जब मैं ऑक्सिलरी वर्ब बोलूँ आप समझ जाओ कि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब बोला जा रहा है। ठीक ना, चलिए, तो अब हम कुछ ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में देख लेते हैं। आई होप कि अभी तक जितनी बातें समझाई गई है वो आपके दिमाग में वैसे ही फिट कर रहा है। ऑक्सिलरी वर्ब क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब बहुत पढ़ते हैं। हेल्पिंग वर्ब 3 है टोटल, बी है, डू है और हैव है। ठीक है, इसको एक्चुअली लिखते हैं टू बी, टू डू, टू हैव। ठीक है, लेकिन मैं समझाने के लिए शॉर्ट लिखा हूँ। बी, डू और हैव 3 ऑक्सिलरी वर्ब है। ठीक है, ये बताता क्या है भाई, ये क्या बताता है?
हेल्प्स मेन वर्ब, यानी कि ये सब मेन वर्ब को हेल्प करता है, मेन वर्ब को हेल्प करता है। जैसे आई एम प्लेइंग, तो यहाँ पे जो एम आया है वो हेल्प करने आया है किसका, प्लेइंग का, और यही हेल्प करके एस्पेक्ट बताता है, ठीक है ना। तो ऑक्सिलरी वर्ब का काम है एस्पेक्ट बताना। एस्पेक्ट क्या है मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। और कभी कभी ये स्टैंड अलोन, अकेले रहते हैं, जैसे आई एम हैप्पी, यहाँ पे एम क्या है, अकेले है। तो ऑक्सिलरी वर्ब हमने देख लिया, इनका फंक्शन क्या है, इनका नाम ही एक्चुअली हेल्पिंग होती है। काम क्या करेंगे, हेल्पिंग वाली, यानी कि ये हेल्प वाला काम करते हैं। तो आई एम प्लेइंग, यहाँ पे एम जो है प्लेइंग का हेल्प कर रहा है किस चीज़ में, एस्पेक्ट बताने में, ठीक ना। चलिए, तो ऑक्सिलरी वर्ब 3 है, इनका काम है हेल्प करना मेन वर्ब की, ठीक है। ये अकेले भी आ जाते हैं कभी कभी, ठीक। चलिए आगे चलते। बी, डू और हैव, ये 3 ऑक्सिलरी वर्ब हैं, इन्हीं का अलग अलग फॉर्म है, ठीक है। बी, डू और हैव डिफरेंट फॉर्म्स डिपेंडिंग ऑन टेंस एंड पर्सन, कि टेंस और पर्सन के हिसाब से अलग अलग इनके फॉर्म। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप आटा की बात करो, आटा, तो ऐसे घर में कोई ओकेज़न नहीं है तो उसका भाई रोटी बनता है, ठीक है। कहीं पर कोई फंक्शन है, शादी है या कुछ दूसरी चीज़ें हैं तो लोग उसका कचौड़ी बना देते हैं, हाँ। फिर कुछ और होता है, जैसे कि घर से लड़की जा रही होती है या कुछ बहुत सारे अलग जगह पर, तो वहाँ पर हम लोग उसका बना देते हैं क्या, पूड़ी बना देते हैं, दाल रखा हुआ, ठीक है। कोई फेस्टिवल वगैरह हो तो उसका हम पकवान बना लिया, कुछ बना लिया, ठीक। और भी अलग अलग फंक्शन है उसका। मतलब हमने क्या देखा कि आटा का जो फॉर्म है वो चेंज हो रहा है, किस पर, हमारे नीड के हिसाब से और टाइम के हिसाब से है, वो सारा का सारा आटा है लेकिन वो चेंज हो रहा है, ठीक। उसी तरह ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो चेंज होते हैं, उनका फॉर्म चेंज होता रहता है भाई ऑक्सिलरी वर्ब, लेकिन उनका फॉर्म, जैसे वहाँ पे सारा का सारा आटा ही था लेकिन फॉर्म चेंज हुआ, कभी रोटी बना, कभी पूड़ी बना, कभी कचौड़ी, कभी कुछ बना, ठीक। तो उसी तरह ऑक्सिलरी वर्ब जितने भी हैं उनका फॉर्म चेंज होता है, किस हिसाब से चेंज होता है भाई, वहाँ तो नीड के हिसाब से, टाइम के हिसाब से, यहाँ भी टेंस के हिसाब से और पर्सन के हिसाब से चेंज होता है। हम इनको समझेंगे अच्छे से, ठीक। सबसे पहले हम बी की बात कर लेते हैं, 3 है ना, बी, डू और हैव ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक। बी, डू और हैव, इसमें इनको हम टेंस के हिसाब से पहले बांट दें, पर्सन के हिसाब से। आई होप कि आपको आता है, जैसे फर्स्ट पर्सन में आई होता है उसका प्लूरल वी होता है, सेकंड पर्सन में होता है यू, उसका प्लूरल यू होता है, थर्ड पर्सन में ही, शी, इट होता है, उसका प्लूरल दे होता है, ठीक। ये सब आपको आता ही है, बेसिक चीज़ें बहुत, इसलिए मैंने स्किप कर दिया है जानबूझकर। तो बी हम सबसे पहले देख लेते हैं कि उसका टेंस के हिसाब से कैसे अलग अलग फॉर्म होता है। तो प्रेजेंट में होता है इसका इज़, आर, एम। अब यहाँ से चीज़ें आपको याद रखनी है, और ये एक्चुअली याद नहीं करना पड़ेगा, आपको याद होगा ही, बस मैं उसको कलेक्ट करके एक जगह लिख करके बता रहा हूँ ताकि आप इस तरह से कनेक्ट कर पाओ, ठीक ना। तो बी का प्रेजेंट में होता है इज़, आर, एम, आप जानते ही होंगे। पास्ट में होता है वॉज और वर, और फ्यूचर में शेल और विल के साथ बी लगा हुआ होता है। एक्चुअली मैं यहाँ पर बता दूँ कि अक्सर कहा जाता है कि आई के साथ शेल यूज़ करना है, वी के साथ शेल यूज़ करना है, और बाकी के साथ विल यूज़ करना है। ये बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आप विल को सब के साथ यूज़ कर सकते हैं। आई के साथ भी विल, शी के साथ भी विल, यू के साथ भी विल, दे के साथ भी विल, नाम के साथ भी विल, कोई दिक्कत नहीं होता। इसमें मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में हम विल को हर जगह यूज़ कर सकते हैं, ठीक। और शैल को अब कॉन्टेक्चुअल बना दिया गया है, जैसे कि फॉर्मल लेटर्स में यूज़ करते हैं हम, ठीक है। ज़्यादा क्वेश्चनरी होने में यूज़ करते हैं, रिक्वेस्ट में यूज़ करते हैं, खासकर लीगल प्रोसीडिंग्स में। आप गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स वगैरह देखोगे तो वहाँ पर शैल का ज़्यादा यूज़ किया जाएगा अच्छे से, ठीक। तो अब के टाइम में ऐसा होने लगा, विल को आप सबके साथ यूज़ कर सकते हो, इट हैज़ नाउ बिकम यूनिवर्सल, ठीक ना। चलिए, तो शैल और विल जब भी होगा तो वो फ्यूचर का बात होगा, ठीक। तो प्रेजेंट में बी का हो गया इज़, आर, एम, पास्ट में हो गया वॉज, वर, और शैल भी और विल भी, ये सब काम आएगा आगे चल कर, ठीक। इसी तरह अगर हम हैव का देखें, अच्छा बी के और भी फॉर्म है, उनको जानबूझ के मैंने स्किप कर दिया क्योंकि हम उतना ही अभी समझ रहे होंगे जितना का हमारा ज़रूरत है, ठीक। बाकी को हम बर्डन ना बनाएंगे। अगला है हमारा ऑक्सिलरी वर्ब हैव। हैव का भी इसी तरह भैया अलग अलग फॉर्म होगा टेंस के हिसाब से। हैज़ है और हैव है, आप जान रहे होंगे, बच्चे वाली चीज़ है, फिर भी मैं बता रहा हूँ कनेक्ट करने के लिए। पास्ट में हैड होता है और फ्यूचर में शैल के साथ हैव और विल के साथ हैव। देखिए बी था फ्यूचर में तो कुछ नहीं किया गया, शैल के साथ बी कर दिया गया, विल के साथ बी कर दिया गया, या आप सीधे विल के साथ ही बी कर सकते हैं क्योंकि इसका यूज़ कम होता है। हैव है तो वही होगा, फिर शैल के साथ हैव और विल के साथ है फ्यूचर में, ईजी है। इसी तरह हमारा अगला ऑक्सिलरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब डू है, इसका भी फॉर्म होता है इसी तरह। डू का प्रेजेंट में डू और डज होता है, ठीक है। पास्ट में इसका डिड होता है और फ्यूचर में अगेन विल के साथ डू और शैल के साथ डू, ठीक। इतना तो आप समझ गए होंगे कि ऑक्सिलरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब टोटल 3 है, बी है, डू है और हैव है, और उसका टेंस के हिसाब से और पर्सन के हिसाब से अलग अलग फॉर्म होता है। तो चूँकि अभी हम टेंस पढ़ रहे हैं इसलिए मैं पर्सन वाला पार्ट स्किप कर दिया हूँ, हालांकि वो बहुत बहुआ चीज़ है, ठीक। तो
अब हमने यहाँ पर देख लिया कि बी का प्रेजेंट में क्या होता है इज आर एम, बी का पास्ट में क्या होता है वॉज वर, बी का फ्यूचर में क्या होता है शैल बी विल बी। इसी तरह अगला ऑक्सिलरी वर्ब है हैव का प्रेजेंट में होता है हैज़ हैव, हैड का पास्ट है हैड, हैव का पास्ट हैड होता है, फ्यूचर में अगेन शैल के साथ है या विल के साथ है। इसी तरह डू का प्रेजेंट में डू डज होता है, पास्ट में डिड होता है और फ्यूचर में विल डू या शैल डू होता है। यहाँ तक आई होप कि आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है ना। नाउ वी शुड प्रोसीड आगे। तो हम आगे चलेंगे तो हमारा ये सारा बात हो गया ऑक्सिलरी वर्ब का। अब मुझे पता है कि 90% से ज़्यादा चीज़ आपको ये सब चीज़ आता ही होगा, ये वाला जो भी बताएं, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। बस उनको ऐसे एक फ्रेम में डालना है जिसमें आपसे आप देख सको। अब मेन वर्ब की बात आ जाती है कि ये मेन वर्ब जैसे गो, कम, प्ले, ईट, स्लैप, ये सब है। उसका क्या है, देखिए उन सब का 5 फॉर्म होता है, आप सब जानते हैं। बच्चे से ये लोग पढ़ते आए हैं, वर्ब का पहला फॉर्म, दूसरा फॉर्म, तीसरा V1 V2 V3 V4 V5। हालांकि उनका नाम V1 V2 नहीं होता है, ठीक है। लेकिन हम चूँकि वही सब पढ़ते हुए आ रहे हैं तो मैं भी आपको उसी हिसाब से पढ़ाऊँगा ताकि आप अच्छे से कनेक्ट कर पाए। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है 1 2 3 4 5, यानी कि V1 V2 V3 V4 और V5, ठीक। इनका नाम होता है एक्चुअली, ये हम सिर्फ समझने के लिए और अंडरस्टैंडिंग के लिए हम उनको V1 V2 बोलते हैं, उनका नाम नहीं होता है। जैसे अक्सर हम ये बोल देते हैं क्या चाहिए, इन्फिनिटिव, पहले फॉर्म को हम बोलते हैं इन्फिनिटिव, दूसरे फॉर्म को हम बोलते हैं पास्ट टेंस, तीसरे फॉर्म को हम बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल, चौथे फॉर्म को हम बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल और पांचवें फॉर्म को हम बोलते हैं प्रेजेंट टेंस, ठीक है ना। ये रेगुलर है, इर्रेगुलर है क्योंकि इसमें ईडी नहीं लग सकता, और ये रेगुलर है क्योंकि इसमें ईडी लगा चुके हैं, यहाँ देखिए ईडी। तो ये रेगुलर है, ये इर्रेगुलर है। अब ये तो हो गया भैया इनका ओरिजिनल नाम, असली वाला नाम, आधार कार्ड वाला नाम। इधर वाला है जो है कि हम अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए यूज कर रहे होंगे आसान, क्योंकि ये आपको बहुत कम जगह यूज मिलेगा आपको बहुत कम जगह। रेयरली किसी क्वेश्चन में आपको ये पूछ लिया था इससे रिलेटेड, ज़्यादातर वो अंडरस्टैंडिंग, जो अब हम अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन करते हैं तो हमको इनका यूज़ करना पड़ता है। पहले फॉर्म को हम बेस फॉर्म बोलते हैं। बेस फॉर्म क्यों बोलते हैं, क्योंकि भाई जिस तरह आटा है और उसी से हर चीज़ बनता है तो आटा बेस हो गया, तो उसी तरह जो इसका अलग अलग फॉर्म है, चाहे ये बना, ये प्लेट बना, प्लेइंग बना, प्लेस बना, कुछ भी वो इसी से बना है, तो इसीलिए इसको हम बेस फॉर्म बोलते हैं, ठीक बात। तो पहला फॉर्म को बेस फॉर्म बोलेंगे। इन दोनों को हम ईडी फॉर्म बोलते हैं। अब इन दोनों को हम ईडी फॉर्म नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। इन दोनों को ईडी फॉर्म बोलेंगे क्योंकि ये रेगुलर है, तो रेगुलर वाले में हम ईडी फॉर्म होगा। इसको हम आईएनजी फॉर्म बोलते हैं, यहाँ भी आईएनजी फॉर्म, यहाँ भी आईएनजी फॉर्म। इसको एस या ईएस फॉर्म बोलते हैं, इसको भी एस या ईएस फॉर्म बोलते हैं, ठीक। एस या ईएस फॉर्म इसलिए बोलते हैं क्योंकि लास्ट में या तो एस अटैच होता है या ईएस अटैच होता है। अब कहाँ पर एस अटैच होता है, कहाँ पर ईएस अटैच होता है, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको आता ही होगा। नहीं आता होगा तो आप बता दीजिएगा, देख लेंगे आगे, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसका नाम इन्फिनिटिव, पास्ट टेंस, पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल और प्रेजेंट टेंस, ठीक। ये थोड़ा सा ग्रामेटिकल टर्म है, ये आप नहीं भी याद रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, आपको ये याद रखना है। बेस फॉर्म, ईडी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, एस या ईएस फॉर्म, क्योंकि आगे चल करके हम इनको यूज़ कर रहे होंगे, बेस फॉर्म को, ईडी फॉर्म को, आईएनजी फॉर्म को, एस या ईएस फॉर्म को, ठीक बात। चलिए आगे चलते हैं। अब जिस तरह हर एक वर्ब का जो भी मेन वर्ब है उसका 5 फॉर्म होता है, उसी तरह जो हमारा बी है, डू है और हैव है, वो भी एक वर्ब है, तो उसका भी 5 फॉर्म होता है भाई साहब। देखिए मैं आपको बताता हूँ 5 फॉर्म। बी का सेकेंड फॉर्म होता है वॉज और वर, वॉज सिंगुलर के लिए, वर प्लूरल के लिए। थर्ड फॉर्म इसका बीन होता है। फोर्थ फॉर्म बीइंग, BEING होता है। और फिफ्थ फॉर्म इज आर एम होता है, ठीक बात। इसी तरह डू का भी होता है 5 फॉर्म, डू, डिड, डन, डूइंग और डज। इसको डोज भी पढ़ते हैं बहुत से बच्चे। हैव का भी 5 फॉर्म होता है, हैव, हैड, हैविंग और हैज़। ये जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो एक हमारे टीचर थे, उसको JJI कहा करते थे। हम लोग बोलते थे सर VVI तो ठीक समझ में आ रहा है कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये JJI क्या है? तो बोलते थे अरे छोटू नहीं समझेगा ना, JJI मतलब होता है ज़रूरत से ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ठीक। तो ये कुछ इसी तरह का है। तो 5 फॉर्म हैं सबके, इसका ही मैंने 5 फॉर्म आपको बता दिया। और ये जो है बार बार अपीयर होगा, ठीक है। ये ठीक वैसा ही है जैसे कुछ लोग ऐसे ज़िद्दी होते हैं पैसे मांगने में, मतलब उनको बोल दो कि नहीं पैसा नहीं है, नहीं दे पाएंगे, जाइए 2 दिन का फिर जाएंगे, पैसे दे दीजिए ना। अरे नहीं है भाई, वो जिद्दी, मतलब दे बिकम जस्ट काइंड ऑफ स्टबर्न। तो वहाँ पर बार बार अपीयर हो रहे होते हैं। तो उसी तरह ये जो हमारे फॉर्म है, ये खासकर ये वाले, ये बार अपीयर होंगे और आपको इनकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। खासकर मैं बता दे रहा हूँ, इसका हम यूज़ कर रहे होंगे बहुत ज़्यादा, इसका यूज़ कर रहे होंगे बहुत ज़्यादा, ठीक है। बाकी आपको आता ही होगा और इसका भी यूज़ करने का काफ़ी टाइम। इसको आप याद रखिए और ऐसे ही याद रखें जैसे मैं लिखा हूँ, ठीक।
कि बी का थर्ड फॉर्म बीन होता है, चौथा फॉर्म बीइंग होता है, सेकेंड फॉर्म वॉज वर होता है, फिफ्थ फॉर्म इज आर एम होता है। अब देखिए मैंने आपको क्या बताया था, कनेक्ट आप कर पाएंगे कैसे कि सेकेंड फॉर्म को पास्ट टेंस बोलते हैं, है ना। देखिए सेकेंड फॉर्म में क्या आया, वॉज वर, तो वॉज वर पास्ट में ही नहीं यूज करते हैं। इसी तरह मैं क्या बोला था कि फिफ्थ फॉर्म को प्रेजेंट टेंस बोलते हैं। देखिए फिफ्थ फॉर्म को प्रेजेंट टेंस बोलते हैं, इज आर एम प्रेजेंट में ही नहीं यूज करते हैं, समझ रहे हैं। इसी तरह मैं बोला था कि देखिए सेकेंड फॉर्म को पास्ट टेंस बोलते हैं, देखिए हैड है, हैड को पास्ट टेंस करते हैं। फिफ्थ फॉर्म को प्रेजेंट टेंस बोलते हैं, हैज़ को प्रेजेंट टेंस बोलते हैं। तो हर चीज़ यहाँ पे कनेक्टेड है, ऐसा कुछ है कि रटुआ चल रहा है, ठीक। इसको आप अभी से तुरंत ही याद हो जाएगा, इसमें बहुत नया चीज़ है नहीं, लेकिन आपको ऐसा ही याद रखना है कि बी का थर्ड फॉर्म बीन, फिफ्थ फॉर्म इज आर एम, फोर्थ फॉर्म बीइंग, सेकेंड फॉर्म वॉज एवर, डू का सेकेंड फॉर्म डिड, थर्ड फॉर्म डन, फोर्थ फॉर्म डूइंग, फिफ्थ फॉर्म डज, हैव का हैड, हैविंग हैज़। ठीक बात है, इतना क्लियर हो गया। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पर कहा गया, पहले भी मैं बता चुका हूँ कि देखिए भैया जो सेंटेंस की आत्मा है, बोले तो सेंटेंस का सोल, जो सेंटेंस का मेन कंपोनेंट है वो वर्ब है। इसी बात पे तो पूरा खेला है, जो सिंटेक्स का खेल हो रहा है, जिसको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बोलते हैं, ठीक है, जिसके अंदर आता है, उसमें भी क्या कुछ नहीं है भाई, वर्ब का ही खेल है। वर्ब पे आप जितना ज़्यादा कमांड कर पाओगे उतना अच्छे से काम कर पाओगे, ठीक। वो जैसे बोलते हैं ना कि कोडिंग में जावा पाइथन ये सब होता है, उसको कमांड कर लो सारा कोडिंग खट हो जाएगा। आई होप कि मैं सही हूँ। तो उसी तरह आपको अगर टेंस को कमांड करना है या इंग्लिश का मैक्सिमम चीज़ों को, तो वर्ब पे आपको कमांड करना होगा, क्योंकि वो एक मेजर चंक को जो है कवर कर रहा होता है इंग्लिश ग्रामर में, ठीक। तो उसी को हम कवर कर रहे हैं, ठीक। तो सेंटेंस की आत्मा वर्ब, यानी वर्ब का एक बहुत बड़ा रोल होता है सेंटेंस को शेप करने में। इट चेंजेस व्हेन वी चेंज द वर्ब, यानी जो सेंटेंस है, सेंटेंस चेंज कर जाएगा। किस वजह से? सिर्फ वर्ब चेंज करने से, ठीक। जैसे अगर आप वॉज यूज़ कर लिए तो पास्ट का हो गया, उसी की जगह हैज यूज़ करें प्रेजेंट का हो गया। हाँ, आपने गो यूज़ किया तो अलग बात हो गई, वेंट यूज़ किया तो अलग बात हो गई। तो हम वर्ब में चेंज ला करके, मॉडिफिकेशन ला करके हम उसके टेंस को, उसके मीनिंग को और चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। चेंज करने का इंग्लिश था ऑल्टर, ALTER, ठीक है। समझ में आ गई बात, ठीक। कि सेंटेंस में जो हम चेंजेस ला पाते हैं उसके टेंस में, दूसरी चीज़ों में, हम वर्ब में चेंज ला करके कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब ये तो सब बच्चे जाने, सेंटेंस का बहुत सारा टाइप है, अफर्मेटिव, नेगेटिव, एक्सक्लेमेटरी, फलाना, ढिमकाना। मैं ढिमकाना में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि ढिमकाना की जरूरत भी नहीं है, हमें एक अंडरस्टैंडिंग लेनी है, तो मैं मोटी मोटी चीज़ को बता रहा हूँ। पॉजिटिव सेंटेंस एक होगा, ठीक है, जैसे आई गो, यू कम, शी गोज़, ठीक। एक नेगेटिव होगा जिसमें मना किया जाएगा, इसको स्टेटमेंट भी हम बोलते हैं, पॉजिटिव को, इसको भी हम स्टेटमेंट ही बोलते हैं एक्चुअली। तो पॉजिटिव में मतलब सही बात बोल जा रही है कि यू कैन गो, ठीक है। नेगेटिव में मना किया जाए, किसी काम को करने से मना किया जाएगा, नहीं बोला जाएगा, नॉट, नेवर जैसी वर्ड का यूज़ किया जाएगा। आई कैन नॉट प्ले, यू डू नॉट लाइक दिस, ठीक है, शी इज़ नॉट रीडिंग। तो ये सब क्या हो गया, नेगेटिव सेंटेंस हो गया, बहुत अच्छी बात। और फिर एक टाइप होता है जिसको हम इंटरोगेटिव या क्वेश्चन बोलते हैं। फिर इम्पेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ये सब होता है, उसमें नहीं जाना उतना। इंटरोगेटिव क्वेश्चन होते हैं, आप जान ही रहे होंगे। सेंटेंस मतलब इसमें हम कुछ पूछ रहे होते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब या क्वेश्चन नाम से ही पता है, इसमें हम कुछ पूछ रहे हैं, कोई इन्फॉर्मेशन सीख कर रहे होते हैं, ठीक। तो देखिए पॉजिटिव सेंटेंस तो बच्चा जानता है, जैसे आई एम हैप्पी, ठीक है, ये पॉजिटिव सेंटेंस हो गया। अब बोला कि देखिए जब आप नेगेटिव बना रहे होंगे ना, तो ऑक्सिलरी वर्ब भी हेल्पिंग वर्ब का नॉट लगा देना है, इतने याद रखना है आपको, ठीक। कि जब आप बना रहे हैं पॉजिटिव सेंटेंस का नेगेटिव, तो आपको ऑक्सिलरी वर्ब के बाद नॉट लगाना है। अगेन मैं स्ट्रक्चर नहीं रटवा रहा हूँ आपको, ठीक है। अब मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर ऐसा होगा, मैं सीधे बोल रहा हूँ कि अगर आपके पास कोई पॉजिटिव सेंटेंस है और अगर आपको उसको नेगेटिव बनाना है, तो उसको डीमोटिवेट आपको नहीं करना है, उसको उसमें खोजिए, एक टॉर्च लीजिए आप और उसको बारिए हमारे यहाँ बोलते हैं, मतलब लोकल लैंग्वेज में, मैं नहीं यूज़ करता हूँ। तो बारिए का मतलब होता है जलाना, ठीक है। तो टॉर्च को बारिए, टॉर्च को जलाइए, और जिसे वो बोलते हैं बॉल बरई छाई, यानी कि बल्ब जल रहा है। तो आप टॉर्च जलाइए, उसमें खोजिए कि ऑक्सिलरी वर्ब कहाँ है। जैसे ही मिल जाएगा उसके ठीक बार नोट कर लगा दीजिए, नोट लगा दीजिए, आपका सेंटेंस नेगेटिव बन जाएगा, ठीक है। समझ में आ गई बात, आसान है। और मैं किसी एक सेंटेंस की नहीं बात, हर सेंटेंस में बोल रहा हूँ कि आपको ऑक्सिलरी वर्ब खोजना है, ठीक है। और ऑक्सिलरी वर्ब मिल गया तो उसके बाद नोट लगा दीजिए, नेगेटिव बन जाएगा। अगर नहीं मिल रहा ऑक्सिलरी वर्ब तो आप खुद का ऑक्सिलरी वर्ब उसमें दे दीजिए और फिर नोट लगा दीजिए, ठीक है। आगे चलते हैं, देखेंगे उसमें। इसी तरह नेगेटिव बन गया। हम इंटरोगेटिव या क्वेश्चन कैसे बनाए, तो उसमें है कि सेंटेंस को ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट कर दीजिए। हाँ, उसमें ऑक्सिलरी वर्ब है तो उसका ऐसे कॉलर पकड़ेंगे, खींच करके सेंटेंस के स्टार्टिंग में पटक देंगे, चल बैठिए यहाँ पर। अगर नहीं है तो फिर वही काम,
हम अपना ऑक्सिलरी वर्ब दे देंगे उसमें। कैसे देखते हैं, देखिए जैसे एक पॉजिटिव सेंटेंस था, आई एम हैप्पी, था नहीं है, ये मरा नहीं है, ठीक है। मरे हुए के लिए हम लोग बनाते हैं मॉन्यूमेंट, MONUMENT, मॉन्यूमेंट। क्यों? ताकि हम उनको कॉमेमोरेट कर सकें। ये अच्छे वर्ड है, आपको पता होना चाहिए, मॉन्यूमेंट और कॉमेमोरेट। और एक और वर्ड है सीनोटैफ, CENOTAPH, सीनोटैफ। चलिए, तो आई एम हैप्पी एक पॉजिटिव सेंटेंस है। अब हमको बनाना था नेगेटिव, क्योंकि हम तो बहुत नेगेटिव आदमी हैं, तो हमने बनाई इसका नेगेटिव। तो नेगेटिव बनाने के लिए बोले कि देखो ऑक्सिलरी वर्ब खोज ले भाई। तो बोला कि ऑक्सिलरी है ना एम, बस उसके बाद नॉट लगा दिया। यहाँ था ऑक्सिलरी, इसका नॉट लगा दिया, बन गया नेगेटिव। आई एम नॉट हैप्पी। कुछ नहीं करना पड़ा, कोई स्ट्रक्चर नहीं याद करना पड़ा, सीधे इतना याद रखना पड़ा कि सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब हो गए, हाँ है तो नॉट, सीधे उसके बाद नॉट लगा दिए, नेगेटिव बन गया। नहीं है तो देखेंगे कैसे करते हैं। क्वेश्चन बनाना है, कुछ नहीं करिए, ये रहा ऑक्सिलरी वर्ब, इसको खींच करके सबसे पहले ला दीजिए। तो वही काम किए, यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब था, इसको खींच करके यहाँ ला दिए, तो हो गया एम, जो बच के लिख दीजिए MIP, क्वेश्चन बन गया। तो जब भी आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाना होता है तो आप क्या करते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब के बाद नॉट लगा देते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब नहीं होगा तो बताएंगे अभी। क्वेश्चन बनाना है, इंटररोगेटिव सेंटेंस बनाना है, तो कुछ नहीं करिए, ऑक्सिलरी वर्ब को खींच करके सबसे पहले रख दीजिए, बन गया क्वेश्चन। और ये हर जगह अप्लाई होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि एक दो एग्जाम्पल आसान में देख करके हीरो बन रहा है। देखिए, आई वुड लाइक टू गो, इसमें ये रहा हमारा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, इसका नोट लगा देंगे। आई वुड नॉट लाइक टू गो, लीजिए बन गया। शी शुड प्ले, इसका नेगेटिव बनाना है तो शी शुड नॉट प्ले, ये लीजिए। हाँ, आई हैव बीन प्लेइंग, नेगेटिव बनाना है, लीजिए आई हैव नॉट, अगेन ऑक्सिलरी वर्ब, उसका नॉट लगा दिए, नॉट बीन प्लेइंग। तो आप हर जगह ये काम कर सकते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब के बाद आपको नॉट लगा देना है नेगेटिव बनाने के लिए। और क्वेश्चन बनाने के में भी वही काम करेंगे, हम ऑक्सिलरी वर्ब को खींच करके सबसे पहले रख देंगे, ठीक। तो इस वाले में तो ऑक्सिलरी वर्ब पहले से दिया हुआ था एम। अब कुछ एक ऐसे सेंटेंस है तो जिसमें ऑक्सिलरी वर्ब होता ही नहीं है, ठीक, पहले से, तो उसमें हम अपना वाला ऑक्सिलरी वर्ब देंगे, क्योंकि हमारा दिल बहुत बड़ा है तो हम अपना दे देते हैं, ठीक। कि लो गरीब बच्चा, तुम्हारे पास ऑक्सिलरी वर्ब भी नहीं है, लो मेरा ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक। जैसे सेंटेंस है यू प्लेड लूडो, इसका हिंदी होगा तुमने लूडो खेला। तुमने लूडो खेला या खेली, तो खेला होवे तब पता चल भाई, ठीक, हम बेसी जानी ना। तो यू प्लेड लूडो। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास ऑक्सिलरी वर्ब है ही नहीं। अब तो हमारा रूलवा सीज हो गया ना, सीज मतलब था बंद होना, CEASE, सीज, इसी से आया है सीज फायर, यानी फायरिंग बंद होना। क्या छोड़िए, यू प्लेड लूडो। अब इसमें बोले कि चलिए नेगेटिव बनाइए, तो ऑक्सिलरी वर्ब दिख नहीं रहा है। तो हम बोले दिख नहीं रहा तो दीजिए अपना। तो बोले कौन सा, बहुत सारा है, बी है, डू है, हैव। हम बोले डू दे दीजिए सर, डू दे दें। तो डू में भी तो बहुत सारा है, डू, डज, डिड, डन, बहुत सारा, डूइंग, डज है, कौन सा दें। तो हम बोले दिस इज़ वेरी सिंपल, जो वर्ब का फॉर्म है डू का वही फॉर्म दीजिए। तो बोले वर्ब का फॉर्म है कौन सा, तो प्लेड। तो प्लेड सेकेंड फॉर्म है। अब बोलिए कि सेकेंड फॉर्म कैसे है, थर्ड फॉर्म है तब, क्योंकि प्ले का तो दोनों ही सेम होता है ना, प्लेड, प्लेइंग, प्लेज। तो सेकेंड भी प्लेड है, थर्ड भी प्लेड। तो हम बोलेंगे देखिए, जब अकेले है तो सेकेंड होगा, किसी और के साथ है तो थर्ड होगा। आगे इसको देख रहे होंगे, तो यहाँ पर प्लेड अकेले है बिना किसी ऑक्सिलरी वर्ब, तो ये सेकेंड फॉर्म है। तो डू का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, डिड। देखिए कहाँ गया, ये देखिए ना, डू का सेकेंड फॉर्म डिड होता है। इसीलिए बोलते हैं ना कि ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको बार बार आपके सामने आएगा। तो डू का सेकेंड फॉर्म डिड होता है, तो हम डिड देंगे, यू डिड। अब ऑक्सिलरी वर्ब आ गया, अब नॉट लगा दिए, प्ले लूडो। अब बोलिए कि यहाँ पे प्लेड काहे नहीं दी, तो देखिए भैया एक बार तो हम इसमें सेंटेंस पास्ट का था ना जी, पास्ट का था, पास्ट में सेकेंड फॉर्म यूज होता है जी, सेकेंड फॉर्म यूज होता है। तो सेकेंड फॉर्म यूज कर लिए, तो अब बार बार सेकेंड फॉर्म क्या यूज करना है। एक बार बोल दिए कि भाई आप इस स्कूल के प्रिंसिपल हैं, तो बस हो गया, बार क्या प्रिंसिपल। तो एक बार जब इसको पास्ट टेंस का बनाना था तो सेकेंड फॉर्म तो रख दिए ना, बार बार सेकेंड फॉर्म देना क्या ज़रूरी, ठीक। तो जब हम डिड लगा दिए, इसमें नहीं था कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब, लेकिन हमको नेगेटिव बनाना था, तो ये नेगेटिव बनने के लिए
ऑक्सिलरी वर्ब के बाद ही नॉट लगा पाएंगे। तो नहीं था तो हम खुद से लगा दी इसमें, लो। और कैसे लगाएं खुद से? डू लगाएं। डू का कौन सा फॉर्म लाएगा वो वर्ब बताएगा। यहाँ पर सेकेंड था तो हम सेकेंड लगा दिए। डू का सेकेंड फॉर्म डिड होता है, तो यू डिड नॉट, अब नॉट लगा दिए ऑक्सिलरी वर्ब का। अब प्ले लूडो बन गया नेगेटिव। अब इसका क्वेश्चन बनाना है तो अगेन ऑक्सिलरी वर्ब पहले खींच देंगे, डिड को ला करके यहाँ पे पटक दिए, डिड जो बच गया उतार दिए, यू प्ले लूडो। नॉट वाला बंदा डिड यू नॉट प्ले लूडो। ठीक, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, किसी भी सेंटेंस का नेगेटिव बनाते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं, जो बनाते हैं। अब इससे आपको WH क्वेश्चन बनाना तो कुछ नहीं करेंगे, जैसे वाई लगा देंगे यहाँ पर, वाई डिड यू प्ले लूडो, हाउ डिड यू प्ले लूडो, हाउ मेनी टाइम्स डिड यू प्ले लूडो। तो इस तरह से हम अलग अलग करके बना सकते हैं। मेन अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए थी नेगेटिव करके क्वेश्चन बनाने की। ठीक है, आगे बात समझ में चलिए। तो यहाँ तक हमारा बेसिक था, यानी कि वर्ब, सेंटेंस को चेंज करना, पॉजिटिव से नेगेटिव जाना। ठीक है, किस तरह हम समझेंगे, उनको कैसे पहचानेंगे, ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है, मेन वर्ब क्या होता है, उनके फॉर्म्स को किस तरह से हम आइडेंटिफाई करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है, डिस्टिंग्विश करेंगे। ठीक, ये सारा चीज़ था। अब कुछ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं बताने वाला हूँ आपको, और उसके बाद हम लोग धड़ सा कूद जाएंगे किस पर, टेंस पढ़ने पर। ठीक, एम्बुश, दिस गुड वर्ड एम्बुश, AMBUSH, एम्बुश, ये वर्ड आपको जानना चाहिए। एम्बुश अच्छा वर्ड है। अब कुछ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपको कान खोल करके अच्छे से पूरे फुल अटेंशन के साथ सुनिए। ठीक है, जो चीज़ है बंद कर दीजिए उसको आसपास। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन सब चीज़ों को आप समझ जाएंगे, इसलिए मैंने लिख भी रखा है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, तो बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। फिर आप मास्टर को बोलेंगे अरे मास्टर वाह आता है तुमको ऐसे। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म सेंटेंस में बिना किसी ऑक्सिलरी वर्ब के आता है। ये पहले अभी तुरंत बताया हूँ, मैं अभी फिर से बता रहा हूँ कि जो वर्ब का सेकेंड फॉर्म है वो सेंटेंस में अकेले आएगा, वो निडर है, अकेले आएगा बिना किसी ऑक्सिलरी वर्ब के। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देखिए ये सेंटेंस है ना, ये सेकेंड फॉर्म ही है, देखिए अकेले इसका कोई भी नहीं है। लेकिन यही सेंटेंस अगर हम लिखें यू हैव प्लेड लूडो, ये सेम चीज़ है, ये सेम चीज़ है, लेकिन ये भैया सेकेंड फॉर्म है, ये सेकेंड फॉर्म है और ये थर्ड फॉर्म है। क्यों? क्योंकि अकेला नहीं आया है, हैव के साथ आ गया है। तो जब अकेला आएगा तो वो सेकेंड होगा और थर्ड फॉर्म होगा किसके साथ, किसी न किसी ऑक्सिलरी वर्ब के साथ। ये बात क्लियर हो गई आपको कि सेकेंड फॉर्म अकेले आएगा। अगर कहीं पे लिखा हुआ आई एम वेंट तो ये गलत है ना, क्योंकि सेकेंड फॉर्म क्या आता है भाई, अकेले आता है। तो इस बात को याद रखना है कि सेकेंड फॉर्म अकेले आता है। एग्जाम्पल भी मैंने दे दिया है, आई वेंट, यू वेंट, शी स्लेप्ट, सी वेप्ट, शी क्राइड एट्सेट्रा। ठीक, उससे अगला है कि वर्ब का थर्ड फॉर्म किसी न किसी ऑक्सिलरी वर्ब के साथ ही आएगा। सेकेंड फॉर्म बोला कि अपन हिच अकेला रहने का, मामू अपन हिच अकेला रहने का। थर्ड फॉर्म बोला अपन हिच अकेला नहीं आने का, अपना उल्टा खेल चल रहा है, मैं अकेला नहीं आएगा, मैं किसी के साथ आएगा, किसी के भी साथ। बोले साथ कौन देगा तुम्हारा, बोला साथ कौन देगा, हेल्पिंग वर्ब कथी लाया है अस्तित्व में, एग्जिस्टेंस में क्यों आ रहा है, साथ देने की, उसका नाम है हेल्पिंग और हेल्पर है, उसका जीवन गुलामी बीत जाएगा वर्ब फॉर्म का, मतलब मेन वर्ब का गुलामी करते करते, इसीलिए वो मेरे साथ आएगा। तो बोला ठीक बात है, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाऊँगा मैं। तो वर्ब का थर्ड फॉर्म किसी न किसी ऑक्सिलरी वर्ब के साथ है, कोई ऑक्सिलरी वर्ब के साथ आएगा। अब यहाँ पर बी के साथ आता है या हैव के साथ आता है, डू के साथ नहीं आता है। ठीक, अब देखिए अगर हैव के साथ थर्ड फॉर्म आया तो वो एक्टिव सेंटेंस होगा। हैव का मतलब यहाँ पे आप समझ रहे हैं ना, सब हो गया, हैज़, हैव, हैड, हैविंग, हैज़, विल हैव, शैल हैव एट्सेट्रा, सब हो गया। बी के, इसीलिए मैं पहले आपको ऊपर दिखा दिया हूँ, हैव का मतलब ये सारा होता है, हैज़ का मतलब ये सारा होता है, सॉरी बी का मतलब तीन जो है ना हमारे ऑक्सिलरी वर्ब, उसकी बात हो रही है। तो हैव में सब आ जाएगा सारा टेंस का, और बी के साथ आएगा अगर थर्ड फॉर्म तो वो पैसिव सेंटेंस होगा। अब आपको अक्सर जो है एक्टिव से पैसिव बनाने को बोला जाता है। तो ये सबसे अच्छा पहचानने का तरीका है कि अगर सेंटेंस में थर्ड फॉर्म है भैया और वो हैव के साथ है तो वो एक्टिव सेंटेंस होगा। और अगर सेंटेंस में हैव तो है लेकिन वहाँ पर हमको सॉरी सेंटेंस में थर्ड फॉर्म तो है लेकिन हैव नहीं दिख रहा है, ठीक है, बिग बॉस मुझे हर्ट हो रहा है, बी है उसके साथ क्योंकि, तो ये हो जाएगा पैसिव सेंटेंस बिग बॉस। ठीक, समझ में आ गई बात। तो एक्टिव सेंटेंस में थर्ड फॉर्म के साथ आपको हैव देखने को मिलेगा और पैसिव सेंटेंस में आपको थर्ड फॉर्म के साथ बी देखने को मिलेगा। बी का मतलब सब, इज, आर, एम, वॉज, वर, हैज़, हैव। ठीक है ठीक, समझ में आ गई बात। चलिए अब कुछ एक एग्जांपल देख लेते हैं। आई हैव प्लेड लूडो, देखिए यहाँ पर थर्ड फॉर्म है और हैव है, हैव के साथ थर्ड फॉर्म है तो एक्टिव सेंटेंस।
शी हैड प्लेड हॉकी, देखिए थर्ड फॉर्म है और हैव है तो एक्टिव सेंटेंस हो गया। लूडो वॉज प्लेड बाय मी, थर्ड फॉर्म तो है लेकिन यहाँ पर हैव नहीं है, ये बी है, बी 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 वॉज बी में आता है, इज आर एम वॉज वर शैल बी विल बी एट्सेट्रा। तो प्लेड के साथ यानी थर्ड फॉर्म के साथ बी, तो ये पैसिव सेंटेंस होगा। ठीक है, खट सन पहचान गए, ऑप्शन लिमिट आप कर सकते हो धरसनी। पैसिव सेंटेंस का देखिए फिर से, थर्ड फॉर्म के साथ बीन है, बीन बी ई ई एन, बीन जो कि बी का थर्ड फॉर्म होता है। देखिए ऊपर बता चुका है ना, ये देखिए बी का थर्ड फॉर्म बीन होता है। ठीक, तो थर्ड फॉर्म के साथ यहाँ पर बी आया, थर्ड फॉर्म के साथ बी आया, थर्ड फॉर्म के साथ बी आया, थर्ड फॉर्म के साथ बी आया, तो सेंटेंस पैसिव। तो दो बात पता चली क्या, कि अगर हैव के साथ थर्ड फॉर्म आ रहा है, अब हैव का मतलब खाली हैव नहीं समझ जाइएगा, हाँ सब हो गया, हैज़ हैव हैड ऊपर जो बताएं जितना फॉर्म, तो हैव के साथ थर्ड फॉर्म आ रहा है तो सेंटेंस हमारा एक्टिव है, फुर्तीला है मतलब। ठीक है, ऐसा नहीं होता है, और मतलब फुर्तीला नहीं होता है, बाकी जो बता रहा हूँ वो सही होता है। कैसा लगा मेरा मजाक। और पैसिव सेंटेंस में थर्ड फॉर्म के साथ बी आएगा, बी बी का मतलब फिर से वही सब, इज आर एम वॉज वर जो भी है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अब है ये दोनों बात समझ में आई आपको, एक्टिव सेंटेंस पैसिव सेंटेंस को। अब आप आंख बंद करके ऐसे छू छू करके समझ जाइएगा कि ये एक्टिव है कि ये पैसिव है, बस दो चीज़ को देखना है। थर्ड फॉर्म है, हाँ है, अब उसमें हैव है या है बी है, अगर हैव है तो एक्टिव, बी है तो पैसिव हो गया। ऑक्सिलरी वर्ब बी रहने पर सेंटेंस में या तो नाउन आएगा या एडजेक्टिव या आईएनजी फॉर्म, ये एक्टिव सेंटेंस की बात हो रही है, क्योंकि ऊपर में हम देख लें ऑलरेडी कि बी के साथ थर्ड फॉर्म होने पे पैसिव होता है। अगर सेंटेंस हमारा एक्टिव है ना, यानी उसमें बी के साथ थर्ड फॉर्म नहीं है, तो बी के बाद क्या आएगा, या तो कोई नाउन आएगा, या तो कोई एडजेक्टिव आएगा, या तो कोई आईएनजी फॉर्म आएगा। ये देखिए बात, और यहाँ पे काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल, भाई साहब, आई एम हैप्पी, ठीक, ये बी है और उसके बाद क्या है, एडजेक्टिव, ये हैप्पी एडजेक्टिव है, क्लियर। आई एम अगेन ये बी है और नाउन आवे है, नाउन 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 नाउन, ठीक है भाई साहब। आई एम स्लीपिंग बी है और आईएनजी फॉर्म है, तो यही बात है मैं आपको, या तो नाउन आएगा या तो एडजेक्टिव आएगा या आईएनजी फॉर्म आएगा। हाँ, अब कुछ लोग दूसरा स्ट्रक्चर लेकर के आ जाएंगे, बोलेंगे कि आई एम टू गो, यहाँ तो वर्ब का पहला फॉर्म है। तो भैया एक्सेप्शंस हर जगह होते हैं, मैं आपको कोई यूनिवर्सल तरीका नहीं बता रहा हूँ, मैं आपके अंदर जो मेजर चीज़ें होती हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप कर रहा हूँ। तो ये चीज़ें 80 to 90% जगह सही होगी, और क्वेश्चंस मैक्सिमम वहीं से बनते हैं। जो चीज़ें अलग होती हैं, एक्सेप्शनल होती हैं, जहाँ पर आपको पढ़ना नहीं होता है तो पढ़ना ही पड़ेगा। मैं आपको मैक्सिमम चीज़ें कवर करवा रहा हूँ, ये आप मत समझो कि आपको हर चीज़ मैक्सिमम यूनिवर्सल चीज़ें सारी चीज़ें कवर नहीं, इसमें मैक्सिमम ही कवर हो पाएगा। बहुत चीज़ें हैं जो कि आपको अलग से पढ़नी पड़ेंगी, क्योंकि एक मोटा मोटी अंडरस्टैंडिंग होता है, फिर वो चीज़ें तो पढ़े ही जाएंगी ना। ठीक, तो बी के बाद या तो नाउन आएगा, या तो एडजेक्टिव आएगा, या तो आईएनजी फॉर्म आएगा। खटाक एग्जाम्पल देख लिया। अब जैसे कोई आई एम गो लिख दे, गो फर्स्ट फॉर्म है, नहीं आएगा। आई एम वेंट सेकेंड फॉर्म लिख दे, नहीं आएगा। आई एम गोज लिख दे, गलत हो जाएगा। ये इससे पता चला आपको क्या, कि बी अगर आ रहा है सेंटेंस में तो नाउन है, ठीक है, एडजेक्टिव है, ठीक है, आईएनजी फॉर्म है, ठीक है, इसके अलावा है, ठीक नहीं है ना। वो बोलते हैं बहुत जगह है, नहीं जगह है, बहुत जगह है, नहीं जगह है। तो उसी तरह यहाँ है कि बी के बाद हमारा या तो नाउन आएगा, या तो एडजेक्टिव आएगा, या आईएनजी फॉर्म आएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब सेकेंड फॉर्म का ऊपर देख लिया, फिर से देख लेते हैं। जो हमारा सेकेंड फॉर्म है, जैसे प्ले, इवेंट, और जो फर्स्ट फॉर्म है जिसको हम लोग बेस फॉर्म भी बोलते हैं, जैसे गो, कम, स्लीप, और जो फिफ्थ फॉर्म है जिसको ऐसे येस फॉर्म भी बोलते हैं, ये सारा का सारा सेंटेंस में अकेले आएगा। इनका अलग ही स्वैग चल रहा है, ठीक है, ये अकेले आएंगे, हाँ अकेले आएगा ये सब तीनों, सेकेंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म, यानी कि सेकेंड फॉर्म या ईडी फॉर्म, बेस फॉर्म, ठीक है, और एस या ई एस फॉर्म, ये सब के सब सेंटेंस में कैसे आएंगे, अकेले आएंगे। अब जब अकेले आएंगे तो यही सबसे ज़्यादा रायता फैलाते हैं, यही बोलते हैं मैं तो अकेले आया हूँ, नेगेटिव बना के दिखाओ, तो बोलता है ऐसा डू फेंक के मारूंगा ना कि तुरंत नेगेटिव बन जाओगे बेटे। तो हम इसको डू से नेगेटिव बनाते हैं, जैसे आई वेंट टू द मार्केट, देख ये सेकेंड फॉर्म है और ये अकेले है, ये देख कि बेस फॉर्म है गो और ये भी अकेले है, और ये सेकेंड एस ई एस फॉर्म है, फिफ्थ फॉर्म जिसको हम बोलते हैं, ये भी अकेले है। इन सब का जब हम नेगेटिव बना रहे होंगे, ठीक है, नेगेटिव बनाने के लिए डू के साथ नॉट का यूज़ करेंगे, यानी कि डू देंगे। अब बोलिए कि सब में डू देंगे, ना 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 मुन्ना ना, ऐसी गलती नहीं,
ये कौन सा फॉर्म है? सेकेंड फॉर्म है। तो डू का कौन सा फॉर्म लगाएंगे? सेकेंड फॉर्म। शाबाश, बहुत बढ़िया मुन्ना। ये गो है, फर्स्ट फॉर्म है, तो इसका डू का फर्स्ट फॉर्म है, यानी कि डू ही लगेगा। ये एस फॉर्म है, तो इसका एस फॉर्म लगेगा। ठीक है। एग्जाम्पल, अगर इन सब का नेगेटिव बनाए हुए तो देखिए यहाँ पे आई डू लगना है, तो डू का सेकंड डिड नॉट गो टू फलाना। ये फर्स्ट फॉर्म है, तो डू का फर्स्ट फॉर्म डू ही होता है, तो आई डू नॉट लग गया गो टू। ये एस फॉर्म है, तो इसका भी एस फॉर्म लगेगा, तो शी डज नॉट गो टू द मार्केट। इतना बात क्लियर हुआ आपको? हाँ, आसान चीज़ है, लेकिन बहुत चीज़ों को कनेक्ट करके आपको चलना पड़ रहा होगा। हाँ, एक बार नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ की बात नहीं है। आप इनको रिपीट करके एक बार फिर से देख लीजिएगा, नहीं है तो रुक करके एक बार फिर से बैकवर्ड करके देखिए, नहीं पीछे करके देखिए, रिवाइंड जिसको बोलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला है हमारा, तो हमने सेकेंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म को निपटा दिया। थर्ड फॉर्म है, ठीक, देखिए थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म इन जो आईएनजी फॉर्म है, किसी ना किसी ऑक्सिलरी वर्ब के साथ आएगा। ये देखिए 5 फॉर्म था ना टोटल हमारा, तो देखिए दूसरा, पहला और 5वां, 3 इधर हो गया और 2 इधर हो गया, तो ये तीनों जो है अकेले आएंगे, और ये दोनों यानी थर्ड फॉर्म और आईएनजी फॉर्म बोला अकेले नहीं आएंगे। क्या करेगा तुम बताओ? कर लेगा, कुछ कर लेगा? नहीं आएंगे हम अकेले, हम आएंगे किसी के साथ, डर लगता है हमको। तो ये अकेले नहीं आएंगे, किसी न किसी ऑक्सिलरी वर्ब के साथ आएंगे। जैसे एग्जांपल देखिए, आई हैव गॉन थर्ड फॉर्म था, देखिए हैव के साथ आया, गॉन थर्ड फॉर्म है, हैड के साथ आया, गॉन थर्ड फॉर्म है, बी के साथ आया। तो किसी न किसी ऑक्सिलरी वर्ब यानी कि बी या हैव के किसी फॉर्म के साथ आएगा। ठीक, इनको अगर हम अकेले यूज करते हैं आई गॉन तो गलत हो जाएगा, क्योंकि थर्ड फॉर्म अकेला नहीं आता है। ठीक, आई एम गोइंग, देखिए गोइंग है, बी के साथ आया, गोइंग है, बी के साथ आया, हैव के साथ आया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ हो गई। इतना तक आप समझ गए होंगे कि किस तरह से हम क्या बोलते हैं उसको, टेंस को पहचानते हैं, वर्ब का कौन सा फॉर्म कहाँ पर आता है, कैसे आता है। ठीक है, बस अब कुछ देर में ही ख़त्म हो जाएगा, घबराइए नहीं, आप परेशान नहीं हुई। सबसे पहले तो आपको घबराना नहीं है। ठीक, अब बस हम लोग ख़त्म ही करने वाले हैं, अब आपके अंदर मैक्सिमम अंडरस्टैंडिंग आ चुकी है। ठीक, ये इन सब चीज़ों को आप समझ गए होंगे ना, और जब आप उन सब को आप कनेक्ट कर लेंगे तुरंत हो जाएगा। ये सारा चीज़ हो गया, ये सारा का सारा बेसिक था। ठीक है, हमने सारा काम कर लिया है, बेसिक बिल्ड कर लिया है। अब हम सीधे कूद जाएंगे कहाँ? टेंस के करेजा पर। ठीक है, देखिए सबसे पहले अब हो गया, सारा चीज़ हो गया है, मतलब जितना चीज़ समझाना था समझाया जा चुका है। अब हम बस उन सब चीज़ों को हमको कनेक्ट करना है। ठीक है, और सारा टेंस क्लियर हो जाएगा। देखिए सबसे पहले जितने भी हमारे टेंस है, यानी कि जो 3 हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, उन सब का 4 टाइप होता है। एक टाइप होता है प्रेजेंट सिंपल वाला, जिसको शायद इंडिफरेंट बोलते हैं। ठीक है, एक्चुअली मैंने इन चीज़ों को रटा नहीं है, कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ता है, वो लोग टाइप पूछते ही नहीं है, उस पर बेस्ड एप्लीकेशन पूछते हैं। हाँ, बोर्ड के एग्जाम से पूछ सकते हैं, नहीं पूछता आसान चीज़ है। दूसरा कंटिन्यूअस होता है या प्रोग्रेसिव होता है, ये उसी का नाम है, अलग अलग नहीं है। सिंपल को ही हम इंडिफरेंट बोलते हैं, कंटिन्यूअस को ही हम प्रोग्रेसिव बोलते हैं। तीसरा टाइप परफेक्ट होता है, और चौथा टाइप परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। ठीक है, इतना चीज़ आपको पता, जितना भी टेंस है ना सबका, प्रेजेंट का भी ये 4 टाइप होगा, पास्ट का भी 4 टाइप होगा, और फ्यूचर का भी ये 4 टाइप होगा। जैसे प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडिफरेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूस है, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट सिंपल, पास्ट इंडिफरेंट, पास्ट कंटिन्यूस। ठीक, चलिए अब ये 4 चीज़ है, ये 4 टाइप है। इसको अगर और मैं ब्रॉडली आपको तोड़ूँ, ठीक है, और ब्रॉडली तोड़ दूँ, यानी कि और आसान करने के लिए तोड़ दूँ, ब्रॉड मोटा मोटी बताऊँ, एक्चुअली ये ग्रामर की चीज़ है, ये समझ की चीज़ है, मैं आपको समझ के बता रहा हूँ। तो आप ऐसे देखिए कि हर टेंस का ना 2 टाइप है भैया, 2 टाइप, यानी एक सिंपल है और एक परफेक्ट है। इसको आप कनेक्ट करेंगे ना, मज़ा ही आ जाएगा। ठीक, टेंस जितना भी उसका 2 टाइप है, एक सिंपल है और एक परफेक्ट है। ठीक, सिंपल वाले कंटिन्यूअस होता है और परफेक्ट वाले कंटिन्यूअस होता है। 4 हो गया। सेंटेंस के 2 टाइप होंगे, एक सिंपल होगा भाई और एक परफेक्ट होगा। ठीक है, सिंपल वाले या कंटिन्यूअस होगा और परफेक्ट वाले या कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, आगे बात समझ में इतनी बात। ये 4 टाइप है, अलग अलग मैंने लिख दिया, और ये समझ के लिए आपको बता दिया कि सेंटेंस जितना भी टेंस है उसका 2 टाइप है, एक सिंपल है, एक परफेक्ट है। फिर सिंपल वाला या कंटिन्यूअस बनता है, और फिर परफेक्ट वाला या कंटिन्यूअस बनता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब है कि देखिए टेंस का टाइप उसमें आए वर्ब के फॉर्म और ऑक्सिलरी वर्ब के हिसाब से तय होगा। बहुत सुप्रीम बात,
कि जो टेंस का टाइप है कौन सा टाइप है हमको नहीं पता, वो कौन बताएगा? वर्ब बताएगा, उसमें वर्ब का कौन सा फॉर्म आया है वो बताएगा, और अगर उसमें कोई ऑक्सिलरी वर्ब आ रहा है तो वो बताएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं हम ये चीज़ को कि जब भी सेंटेंस का टाइप कंटिन्यूअस होता है उसमें आईएनजी फॉर्म आएगा, आईएनजी फॉर्म आएगा सेंटेंस कंटिन्यूअस होगा, आईएनजी फॉर्म आएगा सेंटेंस कंटिन्यूअस होगा। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि प्रेजेंट करने से पास्ट का, नहीं, वो नहीं, सीधे आईएनजी फॉर्म आया सेंटेंस कंटिन्यूअस, आईएनजी फॉर्म आया सेंटेंस कंटिन्यूअस। ठीक है भाई, थर्ड फॉर्म आया तो सेंटेंस परफेक्ट, थर्ड फॉर्म आया सेंटेंस परफेक्ट। अब जब हम ये दो चीज़ बोल रहे हैं तो इसमें एक चीज़ अपने आप छुपा हुआ है। क्या छुपा हुआ है? कि आईएनजी फॉर्म कभी अकेला नहीं आएगा, ये बी के साथ आएगा। थर्ड फॉर्म कभी अकेला नहीं आएगा, हैव के साथ आएगा। तो ये बात मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ, आपको खुद से ये कनेक्ट कर पाना है कि जब भी सेंटेंस कंटिन्यूअस होगा तो आईएनजी फॉर्म आएगा, और आईएनजी फॉर्म अकेला नहीं आता है, बी के साथ आता है। ठीक बात, ये हिडन हो गया है, हिडन, हाइड, हिड, हिडन, हिडिंग, हाइडिंग होता है, हिडिंग नहीं, और हाइड्स। तो कंटिन्यूअस होगा तो आईएनजी फॉर्म आएगा, परफेक्ट होगा तो थर्ड फॉर्म आएगा। और अगर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया, परफेक्ट भी है कंटिन्यूअस भी है, तो भाई दोनों चीज़ आएगा, क्योंकि परफेक्ट में थर्ड फॉर्म चाहिए और कंटिन्यूअस में आईएनजी फॉर्म चाहिए। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा तो दोनों चीज़ आएगा, थर्डो फॉर्म आएगा और आईएनजीओ फॉर्म आएगा। ठीक है, आगे बातें नहीं समझ में? अब आप बोलिएगा राजा जी सिंपल तो छोड़ दिए आप। तो मैं बोलूँगा कि देखिए भाई साहब, देखिए भैया, जो सिंपल है इसके अलावा जो बच गया वो सिंपल में चला जाएगा। यानी कि फोर्थ फॉर्म आईएनजी फॉर्म ख़त्म, थर्ड फॉर्म ख़त्म, तो कौन सा बच गया भैया? फर्स्ट फॉर्म बचा, सेकेंड फॉर्म बचा और पांचवा फॉर्म बचा, यानी कि बेस फॉर्म, सेकेंड फॉर्म या एस फॉर्म। तो यही सब कहाँ जाएगा? यही सब जाएगा किस में? सिंपल में, क्योंकि अब एक ही टाइप ना बचा है भाई। हमने कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट देख लिया, तो एक ही बचा ना, सिंपल, सिंपल। तो ये सब सिंपल में जाएगा। अब कौन? ये वाला, इसका नाम है सेकेंड फॉर्म का नाम है पास्ट टेंस, तो ये पास्ट के सिंपल में जाएगा, पास्ट के सिंपल में जाएगा। ठीक, और फ्यूचर तो बेचारा गरीब है, वो पैदा ही गरीब हुआ है, व्हील शेल के सिवा उसका कोई काम ही नहीं चलता है। तो अब बच गया दो ठो, एक पहला फॉर्म, एक पांचवा फॉर्म। तो ये पहला फॉर्म और पांचवा फॉर्म किसके सिंपल में जाएगा? आप तो बता ही सकते हैं, प्रेजेंट में एक ही चीज़ बचता है। ठीक, तो इतनी बात क्लियर हुई सबसे पहले आपको। ठीक, ये कंटिन्यूअस है, अब हमको नहीं पता किस टेंस का कंटिन्यूअस है, और प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, फ्यूचर का हो, हमको नहीं पता। कंटिन्यूअस होगा आईएनजी फॉर्म आएगा, सिंपल वाला कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, अगर परफेक्ट सेंटेंस होगा थर्ड फॉर्म आएगा, थर्ड फॉर्म अकेले नहीं आता है, हैव के साथ आता है। ठीक, और परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा, दोनों परफेक्ट भी है कंटिन्यूअस भी, तो दोनों आएगा भाई, थर्ड फॉर्म भी आएगा और आईएनजी फॉर्म भी आएगा। समझ में आ गई बात? इतना चीज़ आप समझे। अब जो बच गया है ना, जो इन सिंपल बच गया है, तो कितना फॉर्म बच गया हमारे पास? तीन, पहला फॉर्म, पांचवा फॉर्म और दूसरा फॉर्म। तो वो किसके साथ आएगा? सिंपल वालों के साथ आएगा। और सेकेंड फॉर्म का नाम है पास्ट है, तो वो पास्ट के सिंपल में चला जाएगा। बच गया दो, पहला फॉर्म, पांचवा फॉर्म, वो जाएंगे किसके? प्रेजेंट के सिंपल में। इतनी बात आपको क्लियर हुई एकदम आसानी से। ठीक है, अब देखिए हम कैसे टेंस की धज्जियाँ उड़ाते हैं। लिखा हुआ है, देखिए मस्त सी लिखा मैं, कि एक ऐसी मशीन बनाऊंगा, इधर से सेंटेंस डालो, उधर से टेंस निकलेगा। अभी देखिए मशीन बन चुका है, आप लोग बना दिए साथ मिल करके। ठीक है, अब आप बोलिएगा चलिए सारा टेंस खत्म हो गया। ठीक है, आप बोलिए कुछ समझ में नहीं है, टेंस खत्म हो गया। देखिए ना समझ में कैसे आएगा। जितना बात बताया गया है, अगर आपको सारा का सारा याद है, वैसा ही जैसे ही कनेक्ट करके मैं बताया हूँ, तो सारा बन जाएगा। अब कोई भी टेंस ले लीजिए, कोई भी बोलिए हमको। जैसे बोलिए आप प्रेजेंट का परफेक्ट। ठीक है, प्रेजेंट का परफेक्ट बना के दिखाइए। प्रेजेंट परफेक्ट, यही है ना? ठीक, सबसे पहली बात भाई साहब मेरे, परफेक्ट है ना? तो जैसे ही परफेक्ट आपको लिखा, आपका दिमाग धर से बोलेगा थर्ड फॉर्म। ठीक है, थर्ड फॉर्म जैसे ही आपका दिमाग बोले, आपका दिमाग फिर बोलेगा भाई साहब थर्ड फॉर्म अकेला नहीं आता है, हैव के साथ आता है, हैव के साथ आता है। ठीक है, मैं बोलिए कि अरे हैव में तो बहुत है। ठीक है, हैज़ भी है, हैव भी है, हैड भी है, विल हैव भी है। अब हम बोलेंगे अरे पगले रुलाएगा क्या, यहाँ पे क्या है? प्रेजेंट है, प्रेजेंट है ना, तो फिर यहाँ पे हैड क्या कर रहा है? हैड हटे। विल हैव क्या कर रही है? हट जाए। तो क्या बच गया? दो ही बच गया, एक हैज और हैव। तो बस जो प्रेजेंट का परफेक्ट होगा उसमें हैज के साथ या हैव के साथ थर्ड फॉर्म आएगा। अब बोलिएगा कि दो चीज़ है, तो हाँ, तो ये सिंगुलर के साथ आता है, ये प्लूरल के साथ आता है। जैसे ही शी के साथ ये आएगा, आई वी के साथ हैव आएगा। एग्जाम्पल देखिए, आई, ठीक है, हैव प्लेड लूडो। कौन सा टेंस है? हैव दे करके बोलिए प्रेजेंट टेंस है, और थर्ड फॉर्म आया है तो पास्ट परफेक्ट हो गया, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। इसमें कहाँ कोई तोप है? कुछ ऐसा कहाँ कोई स्ट्रक्चर बताए हैं? आसान है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक, एक और एग्जांपल देखिए, कोई भी इसमें
3 टेंस है ना, आपका 4 टाइप है ना, 12 हुआ ना, 12 में से कोई भी बोली सीधे खट सा नहीं। अब बोलते हैं पहले अभी हल्का हल्का बताएं ताकि आप कनेक्ट कर पाओ, फिर भारी वाले पे चलेंगे। ये नहीं सोचिए कि हल्का हल्का बता दे रहा है, भारी बताने में इसको खुद हालत ख़राब हो गई इनका, ऐसा नहीं है। देखिए अब बोलिए कि चलिए पास्ट का परफेक्ट बताइए, पास्ट का परफेक्ट, पास्ट का परफेक्ट और पास्ट का कंटिन्यूअस ही बताइए। ठीक है, देखिए परफेक्ट है तो थर्ड फॉर्म आएगा, कंटिन्यूअस है तो आईएनजी फॉर्म आएगा। अब आईएनजी फॉर्म अकेला नहीं आ सकता है, बी के साथ आएगा। ठीक है, थर्ड फॉर्म अकेला नहीं आ सकता, हैव के साथ आता है। अब चूंकि ये पास्ट है तो हैव का मतलब हेड होगा, यानी हेड के साथ थर्ड फॉर्म होगा, हेड के साथ थर्ड फॉर्म होगा, हेड के साथ थर्ड फॉर्म होगा, थर्ड फॉर्म जैसे गॉन और हैड। अब कुछ भी लगा दीजिए, आई हैड गॉन टू पटना, हो गया, लीजिए बन गया पास्ट का परफेक्ट, पास्ट का परफेक्ट बन गया। लीजिए बोलिएगा इसमें देखिए, इसमें देखिए, इसमें आईएनजी है, आईएनजी के साथ बी आना चाहिए। अब बोले बी में तो बहुत सारा है भाई, इज आर एम वॉज और बहुत सारा फलाना फलाना, तो बोले पास्ट का है भाई मेरे, तो पास्ट का है सब खत्म, वॉज वर बचा, वॉज और वर बचा और आईएनजी फॉर्म बचा। अब इसमें सिंगुलर होगा तो वॉज लगेगा, प्लूरल होगा तो वर लगेगा। तो जैसे अगर आई हो गया तो आई वॉज स्लीपिंग, हो गया। ये पास्ट का कंटिन्यूस है, ये बताएगा पास्ट, ये बताएगा कंटिन्यूस, बन गया पास्ट कंटिन्यूस। कुछ कोई दिक्कत इसमें, कुछ रूल रटा हुआ रूट लर्निंग जिसको बोलते हैं, कोई नहीं। ठीक है, अब बोलिएगा आज चलिए फ्यूचर इसलिए नहीं बता रहे कि उसमें कुछ है ही नहीं, खाली विल है बस। अब बोलिएगा कि पास्ट का हमको सिंपल बताइए, सिंपल। तो देखिए सिंपल में हम आपको बताए थे कि इधर देखिए कंटिन्यूस सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म लेकर के मौज कर रहा था, तो बचा गया हमारे पास पहला फॉर्म, दूसरा फॉर्म और पांचवा फॉर्म, नहीं बचा था ना। तो इसका तो नाम ही है पास्ट टेंस, तो ये पास्ट के सिंपल में जाएगा। अरे 3 टाइप तो हो गया है ना भाई, 1 2 3, एक ही टाइप बचा है ना सिंपल। और इधर हमको कौन सा कितना फॉर्म बच रहा है, 5 फॉर्म बच रहा है, ये 5 फॉर्म, तो यही वाला ना सिंपल में जाएगा। इसका तो नाम है पास्ट, तो ये पास्ट के सिंपल में जाएगा। और ये दोनों बच गया तो ये प्रेजेंट के सिंपल में जाएगा। हाँ, अब पास्ट का सिंपल है तो सेकेंड फॉर्म सीधे आई प्लेड, बस हो गया पास्ट सिंपल, ख़त्म। गुड बाय, टाटा, गया, यू वेंट, बस हो गया, बन गया पास्ट सिंपल। कहाँ कोई दिक्कत हो रहा है इसमें। ठीक, इसी तरह प्रेजेंट का सिंपल में भैया पहला फॉर्म या 5वां फॉर्म होगा, तो जो सिंगुलर होता है उसमें एस वाला फॉर्म लगता है, ये वाला, और जो प्लूरल होता है उसमें बेस फॉर्म। तो आई प्ले, लीजिए बन गया, यू प्ले, हो गया प्रेजेंट सिंपल, शी प्लेज, हो गया प्रेजेंट सिंपल, बस। ठीक, अब एक बच गया है परफेक्ट वाले का कंटिन्यूअस। तो सिंपल वाले का कंटिन्यूअस देखनी है, सिंपल भी देखनी है, परफेक्ट भी देखनी है। अब एक बच गया परफेक्ट वाले का कंटिन्यूअस, उसमें मज़ा आएगा। देखिए किसी का भी परफेक्ट कंटिन्यूअस कैसे बनाते हैं। परफेक्ट कंटिन्यूअस मान लेते हैं 65 का बनाते हैं। ठीक, पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूअस देखिए, सबसे पहले कंटिन्यूअस है तो आंख बंद करके बोल देंगे आईएनजी आएगा। ठीक है, और परफेक्ट है तो थर्ड फॉर्म भी आएगा, है ना, परफेक्ट है तो थर्ड फॉर्म भी आएगा, परफेक्ट है तो थर्ड फॉर्म भी आएगा। अब इसमें दिक्कत ये है कि आईएनजी फॉर्म अकेला नहीं आएगा, बी के साथ आएगा, और थर्ड फॉर्म अकेला नहीं आएगा, हैव के साथ आएगा। अब समस्या कैसे उत्पन्न होगा देखिएगा आप। सबसे पहले हम थर्ड फॉर्म को डील करते हैं। परफेक्ट कंटिन्यूअस है, परफेक्ट भी है कंटिन्यूअस भी, तो दोनों चीज़ आएगा, थर्ड फॉर्म भी आएगा और आईएनजी फॉर्म भी आएगा। थर्ड फॉर्म आएगा तभी परफेक्ट हो पाएगा, और आईएनजी आएगा तभी कंटिन्यूअस हो पाएगा। ठीक, और थर्ड फॉर्म अकेला नहीं है तो हैव के साथ आता है, और कंटिन्यूअस आईएनजी फॉर्म अकेला नहीं है बी के साथ आता है। मामला तो फंस गया, नहीं फंसा, देखिए ना। सबसे पहले मान लेते हैं आई के साथ चलते हैं। आई भैया है थर्ड फॉर्म है, बी थर्ड फॉर्म है, और हैव है, यहाँ पर हैव तो आएगा ही आएगा। और चूंकि ये पास्ट है ना, पास्ट है ये, तो हैव में पास्ट का क्या होता है, हेड होता है, तो हेड होगा यहाँ पर। ठीक है, हेड होगा, ठीक है। और आईएनजी है, आईएनजी के साथ बी आता है, जी बी आता है। ठीक है, अब आईएनजी के साथ बी आता है, पास्ट में बी का क्या होता है, इज आर एम वॉज वर बहुत सारा होता है, नहीं पास्ट है तो वॉज वर ही होगा, तो ठीक है वॉज वर आ गया, और फिर आईएनजी होगा। अब अगर हम हेड के साथ बना जाए, मान लिया कि हमारा प्ले हो गया, प्ले नहीं गो ले लेते हैं, तो इसका थर्ड फॉर्म गॉन होगा। तो अगर हम इसे सेंटेंस बनाएंगे, देखिए आई हैड गॉन वॉज गोइंग, ये अब हम बोले कि ये क्या बना दिया है तुमने, ये तो बहुत कचरा लग रहा है। आई हैड गॉन वॉज गोइंग, दिस इज नॉट अ सेंटेंस,
दिस इज एन एलियन सेंटेंस एंड वी आर नॉट एलियन। तो ये तो सेंटेंस अजीब लग रहा है, ये तो गलत हो गया। तो गलत हो गया तो मेरा रूल फेल हो गया कि परफेक्ट का मतलब थर्ड फॉर्म होता है, कंटिन्यूस का मतलब आईएनजी फॉर्म होता है, और थर्ड फॉर्म हैव के साथ आता है, आईएनजी फॉर्म बी के साथ आता है। जी नहीं, देखिए इसमें थोड़ा सा क्लिच, थोड़ा सा कैच है। देखिए आई हैड गॉन वॉज गोइंग, अब यहाँ पे तो दोनों नहीं आ सकता है भाई, लेकिन दोनों आएगा ही आएगा। हैव के साथ थर्ड फॉर्म है तो हैव भी लेंगे हम, आईएनजी के साथ बी आएगा तो बी भी लेंगे, रूल को नहीं तोड़ेंगे। तो हम बोलेंगे देखिए एक बीच का रास्ता निकालते, वो क्या है देखिए, आई हैड गॉन है, थर्ड फॉर्म के साथ हैड आ गया, इसका तो काम खत्म हो गया। आईएनजी वाला होना फंसा था कि आईएनजी के साथ बी आ रहा था, तो अब बी के साथ यहाँ पर हमको चाहिए था वॉज वर, तो हम बोलेंगे ना 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 ना, ठीक है, नहीं नहीं नहीं। देखिए इसको क्या करिएगा, क्या कर दीजिए आप कि बी का थर्ड फॉर्म होता है बीन, बीन देखिए ना यहाँ बताया है, ये देखिए, नहीं नहीं यहाँ नहीं, ये रहा देखिए, है ना, बी का थर्ड फॉर्म बीन, बताए थे ना यूज पर बीन, तो बी का थर्ड फॉर्म हम यूज कर लेते हैं, बीन हो जाएगा, आई हैड बीन, हाँ आई हैड बीन गोइंग देयर। अब इसमें देखिए बी के साथ, सॉरी बीन, बी के साथ आईएनजी फॉर्म आ गया तो कंटिन्यूस वाला सेटिस्फाई हो गया, और गॉन के साथ थर्ड फॉर्म आ गया तो परफेक्ट वाला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। ठीक है, आगे बात समझ में। तो आई हैड बीन गोइंग हो गया ये परफेक्ट, पास्ट का परफेक्ट वाला कंटिन्यूस। आगे बात समझ में इतनी। तो इस तरह से जितना भी टेंस था, अलग अलग टेंस था, हम उसको बता दिए आपको, एक एक चीज़ को अच्छे से, कोई आपको रूल नहीं रटवाए, कोई स्ट्रक्चर नहीं रटवाए, हर चीज़ को हम आपको मतलब कनेक्ट कर करके बताए हैं। ठीक है, मैक्सिमम चीज़ें टेंस की यही है, और यही अंडरस्टैंडिंग आप कहीं भी अप्लाई करके देख सकते हो, किसी बुक में, किसी क्वेश्चन में। ठीक है, और मैंने वीडियो बना रखा है एक्चुअली डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच का और एक्टिव पैसिव का। इस वीडियो को देखने के बाद आप उन वीडियो को जा करके देखो, आप ऐसे धुआं धुआं उड़ा दोगे एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का, चाहे वो किसी लेवल का हो। ठीक है, चाहे वो एसएससी लेवल का हो, बैंकिंग लेवल का हो, किसी भी लेवल का हो, मतलब वो कहते हैं ना लेवल सबके निकलेंगे। तो आप एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच अब इसी टेंस के अंडरस्टैंडिंग के बेस पे एकदम उड़ा सकते हो। हाँ, उसमें कुछ चीज़ों को मैं मतलब जो थोड़ा एक्सेप्शन वाला था, एडवांस वाला था, मैं उनको मेंशन नहीं किया, टाइम नहीं था मेरे पास, फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा खिंच जाता, तो इसीलिए मैंने उसमें मैक्सिमम चीज़ों को जो कवर किया, जो बेसिक वाला है, जो कि मोटा मोटी मेजॉरिटी चीज़ें हैं। तो फिर भी आप उनको देखो, वहाँ पर आपको पता चलेगा कि टेंस का अंडरस्टैंडिंग कितना काम आता है। और टेंस पढ़ने के बाद जब आप पढ़ोगे ना एक्टिव पैसिव या डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, जिस तरह से मैं टेंस को पढ़ाया हूँ वैसे आपको समझ में आएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ देखोगे तो इसमें आपको कुछ नहीं लिखना पड़ा, स्ट्रक्चर तो लिखना ही नहीं पड़ा। हाँ, एक दो चीज़ है, जैसे कि बी का आपको फॉर्म हो सकता है कि याद नहीं हो तो याद करना पड़ सकता है, डू का याद करना पड़ सकता है, लेकिन उसके अलावा तो सबको आता ही है आपको। इजारे में वॉज वर्ब किसको नहीं आता है भाई, किसको नहीं पता कि इजारे में हम प्रेजेंट में यूज करते हैं। इतना नहीं आता है तो फिर दिक्कत है ना, आप बच्चे क्लास में नहीं पढ़े इसका मतलब। तो इस तरह से हम टेंस को बिना किसी स्ट्रक्चर के, बिना किसी रूल के, बिना किसी सब्जेक्ट पर फलाना ढिमकाना के हम याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकते हैं, और आपको दिक्कत नहीं होगा। कल होकर के आप भूल भी जाओगे कि पास्ट परफेक्ट में सब्जेक्ट के साथ हेड वन थर्ड फिन क्या होता है, लेकिन मैं जिस तरह से आपको बताया वो आप भूल ही नहीं सकते हो। जिस तरह से मैंने आपको बताया है उसी तरह से आपको कनेक्ट करके पढ़ना है। अगर एक बार वीडियो समझ में नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, एक बार फिर से आप वीडियो को देख लीजिए। कोई एक स्पेसिफिक पोर्शन नहीं बुझाई दे रहा है तो उस स्पेसिफिक सेक्शन को फिर से बूझने के लिए उसको पीछे करके फिर से देख लीजिए। उसके बावजूद कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप टिप्पणी करिए। टिप्पणी मतलब कमेंट होता है, तो आप कमेंट करिए। उसके बाद में कोई परेशानी होता है तो बताएंगे ना क्या होता है, नहीं होगा परेशानी, घबरा कह रहे हैं। आप ईमेल भी कर सकते हैं हमको, ठीक है, या फिर अगली वीडियो में हम आपकी परेशानियों को दूर कर देंगे। मतलब पढ़ाई टेंस वाली परेशानी को, ऐसा नहीं कि आप भूल जाए कि सर मैं यहाँ बिजली नहीं आ रहा, परेशानी दूर कर देंगे, ऐसा नहीं होगा। तो ये था हमारा टेंस का पूरा लेखा जोखा। मैंने आपको टेंस को बहुत आसान वे में एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। अगर आपको पहली बार समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं होगा, फिर से देखिए। एक बार जब आपको समझ में आ जाएगा तो आपको यूरेका मोमेंट फील होगा, ठीक वही यूरेका मोमेंट जो आर्किमिडीज को नहाते टाइम आया था, ठीक है। क्यों आया था वो आपको खोजना है। तो ये सारी बात थी, टेंस को आप अच्छे से समझ सकते हैं बिना किसी रटा रटौल के।
आप इसको अप्लाई करके देखें, चाहे आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हैं या आप बोर्ड एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हैं, आप इसको अप्लाई करके देखें। मैंने जो चीज़ बताया है वो हर जगह सही होगी, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही है। अगर आपको किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे बताइए, मैं उसकी वीडियो बना दूँगा। नहीं तो फिर मैं अपने मन से कोई बढ़िया वाला टॉपिक खोज करके बनाऊँगा। कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों के साथ इसको साझा करिए, शारे करिए, शारे SHARE शारे करिए, ठीक है। और उनको भी कहिए कि वो यहाँ से स्टडी करेंगे, यानी कि पढ़ेंगे, ठीक है। सो दैट इज इट फॉर टुडे एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। गुड बायो।